आप सभी सुधी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं सर्वेश यादव मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग एमए का छात्र हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में हम सभी छात्र इस समय प्रकल्प बना रहे हैं, जहाँ अलग अलग विषयों में अलग अलग शीर्षकों का चयन कर हमने प्रकल्प बनाया। इसी सिलसिले में गज़ल विषय का प्रकल्प पूर्ण करने के लिए आज हमें एक ऐसी शख्सियत का साक्षात्कार करने का मौका मिला जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ हम सभी के पसंदीदा भी हैं, जिनके गज़ल हमें ज़िंदगी की तालीम देने के साथ साथ ज़िंदगी की सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं। एक आम आदमी के परिवार की जिम्मेदारियों को ढोते हुए उसकी लाचारी का जिक्र करते हुए जब वो कहते हैं कि शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं, यह लाइन हमारे दिलों में हलचल पैदा कर देती है। इस दुनिया के फरेब, चालाकियों और झूठे बड़प्पन को देख के वो कहते हैं कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने अपने कलाम से पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। अगर आप शायरी पसंद लोग होंगे तो मैं यह ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके 2 शेर का जिक्र करते ही आपके ज़ुबान पे उनका नाम आ गया होगा। मुशायरों में हम जैसे शायरी पसंद लोग और साहित्य से प्रेम करने वाले ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े शायर और साहित्यकार तब तक अपनी कुर्सियों पर जमे रहते हैं जब तक वो माइक पे खड़े रहते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए आप सभी को रूबरू करवाते हैं हिंदुस्तान के मशहूर गज़लकार श्री राजेश रेड्डी जी से। नमस्ते सर। पहले तो सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आज के साक्षात्कार की हमें अनुमति दी। सर्वेश, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हिंदी गज़ल और हिंदी पाठ्यक्रम में गज़ल भी शामिल हुई है। जी जी। तो आप लोगों को और हिंदी विभाग को बधाई देना चाहूँगा। और आप यहाँ मिलने आए, बातचीत करने आए, बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स, ये जो गज़ल जिसमें शामिल हुई है, ये और विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भी पहुँचेगा। जी 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 सर, शुक्रिया सर। बात हम शुरुआत से करते हैं। गज़ल की दुनिया में आने से पहले, साहित्य से जुड़ने के पहले का जीवन क्या रहा, और वो जीवन की कौन सी ऐसी कड़ी बनी कि जब आपको लगा कि साहित्य से जुड़ना है या इसी क्षेत्र में आगे जाना है? सर्वेश, है यूँ कि जैसे अभी आप विद्यार्थी हैं, एमए के, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं जी जी, और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो मेरे साथ तो ये रहा कि मेरा परिवार पूरा संगीतमय परिवार रहा। हमारे पिताजी शेष नारायण जी जयपुर में श्रुति मंडल और राजस्थान तरुण कलाकार परिषद जैसे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था के संस्थापकों में से एक थे। तो हमारे घर में माहौल में, पिताजी खुद अच्छे गायक भी थे, बड़े भाई साहब अच्छे गायक हैं, तो एक संगीत का माहौल रहा हमारे यहाँ। तो लेकिन यही जो संस्थाएं जो मैं इनका जिक्र किया, ये संगीत के महोत्सव के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ भी, जैसे नाटक महोत्सव भी इन्होंने कभी किए। तो पूरा संगीत का कल्चरल माहौल था, तो हम लोग नाटक देखने जाते थे, संगीत के बड़े बड़े गुरुओं, पंडितों को, उस्तादों को सुनने जाते थे। ये सब बचपन से होता रहा। इसके अलावा हम जिस कॉलोनी में रहते थे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स में, तो वहाँ का माहौल भी इतना कल्चरल, सांस्कृतिक था कि गणेशोत्सव पर, होली, दिवाली, कुछ अच्छे अच्छे फंक्शन हम करते थे। तो बचपन से ही कला के जो के अंकुर थे वो थे हमारे परिवार में, और ख़ास तौर से मुझ में भी। और लेखन का जो सिलसिला है वो यूँ कह लो कि 11वीं-12वीं से मैंने पहले छोटी छोटी कविताएँ और ये गीत लिखना शुरू किया, और फिर उसके साथ साथ ही पता नहीं कब नाटक की भी शुरुआत हो गई। हम लोगों ने अपनी मंडली बनाई, जैसे आप लोग आज 3 लोग मिलके आए, तो हम लोग आपस में मिलके हम लोग जो है नाटक, मैं नाटक लिखता था और डायरेक्ट करता था, और मेरे और साथी मिलके उसमें एक्टिंग करते थे। तो हमारी कॉलोनी से ही ये सिलसिला शुरू हो गया, और फिर वो धीरे धीरे जो शौक़ बढ़ा तो रंगमंच, बाकायदा रविंद्र मंच जयपुर का मेन रंगमंच है ना, तो वहाँ से जुड़ा हुआ। फिर बाकायदा फिर वहाँ से हमने अपने थिएटर अपना ग्रुप भी बनाया बड़े होने के बाद। तो वो हमने फिर 10 साल तक हमने थिएटर मतलब किया, नाटक किए, लिखे, निर्देशित किए, और एक आध नाटक तो टिकटेड हाउसफुल भी हुआ। ये यात्रा रही कुल मिला। जी जी जी। जैसा कि अभी आपने नाटक का जिक्र किया, तो एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि आपका भूमिका नामक नाटक काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, और 10 वर्षों तक आप जुड़े भी रहे रंगमंच से। तो आप रंगमंच से जुड़े तो
रंगमंच में आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत बहुत सीखने को मिला और बहुत लोगों ने भी पसंद किया। जैसा आज मुझे शायरी में प्यार मिल रहा है वैसे ही जयपुर में रंगमंच में भी प्यार मिला। जी जी। भूमिका नाटक इतने शोज जगह जगह उसके हुए, राजस्थान भर में, इवन कानपुर, लखनऊ में, ये सब जो जिस नाटक का आपने जिक्र किया उसको, हाँ, भूमिका का, उसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी हर साल एक वो नाटकों की प्रतियोगिता करती थी। तो उसमें कानपुर से हमारे एक मित्र जगदीश अरेजा उस नाटक को लेके गए थे और वो उसको बेस्ट प्ले का अवार्ड वहाँ मिला था। तो ये एक पूरा था। और उसी दौरान ये पता नहीं ये कब मैंने बताया कि मैं गीत भी लिखने था तो थिएटर भी चलता रहा और गीतकारी भी चलती रही और मैं कवि सम्मेलन में भी जाता था रहा। और कवि सम्मेलन का सिलसिला था कि एक बार मतलब शुरुआती दौर में ही कि उदयपुर में एक कवि सम्मेलन में मैं गया और नीरज जी आए थे वहाँ पे। जी जी। तो नीरज जी किसके आदर्श और किसके प्रिय कवि नहीं थे, सबके थे। बिल्कुल। तो और गीतकारों के तो खैर वो गीतकारों के राजकुमार, गीतों के राजकुमार कहे जाते थे। तो पहली बार नीरज जी के सामने मैंने पढ़ा और नीरज जी ने पहली बार मुझे सुना और उनका आशीर्वाद ये रहा कि वो उन्होंने अपने गले की माला मेरे उसमें बाइक पर खड़ा था मैं तो वहाँ पे पहनाई। तो ये एक आशीर्वाद देने का बड़े लोगों का ढंग था। और उसके बाद एक यात्रा शुरू हुई और फिर गीत लिखते लिखते फिर हमारे हम उम्र लोगों में हम बैठते थे, उठते थे, डिस्कस करते थे, चर्चाएं करते थे। तो शेर व शायरी का भी सिलसिला था। हमारे कुछ 2-4 उर्दू के दोस्त थे, शायर दोस्त थे, हम उम्र लोग थे। फिर वहाँ मुशायरे भी जयपुर में अच्छे खासे होते थे। तो मुशायरे सुनते सुनते, देखते देखते फिर ये गज़ल का जो जादू है वो धीरे धीरे वहाँ चढ़ना शुरू हुआ। कि 2 पंक्तियों में, 2 मिसरों में आप सब कुछ कह जाते हैं मतलब। और इसमें इतनी छूट भी है कि आपने एक शेर आपने इस विषय पे कहा, दूसरा शेर दूसरे विषय पे हो सकता है, तीसरा शेर तीसरे। गीत में एक पाबंदी होती है। तो गीत अपनी जगह अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन गज़ल का जादू पता नहीं कैसे चढ़ा कि 2 पंक्तियों में आप कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी बड़ी बात कर सकते हैं। और वो कहने का जो ढंग है तो फिर वो जो आज तक चला आ रहा है। तो गज़ल के जादू ने जब मेरे ऊपर असर डाला तो फिर वो गज़ल को मैंने अपना लिया और फिर बाद में धीरे धीरे शायद गज़ल ने मुझे भी अपना लिया। जी जी बिल्कुल सर। जैसा भी आपने जिक्र किया कि 2 पंक्तियों में हम कह सकते हैं सब कुछ। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि काव्य की अन्य विधाओं में चीज़ें हम दिल से लिखते हैं, एक फॉर्मेट होता है, चलता है। लेकिन गज़ल थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही सूत्र आधारित है। उसमें काफिया, रदीफ़, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसा अभी मैं भी सीख रहा हूँ, पहला वर्ष है गज़ल से, अभी मैं भी रूबरू हुआ हूँ। तो उसमें वज़न होता है, बहर होती हैं, फ़ाइलून ये सब होता है। तो ये सब कितना ज़रूरी है ध्यान देना या नहीं, या काफिया रदीफ़ के अलावा? नहीं, ये अगर ये सब नहीं है तो मैं बार बार अपने जब भी मेरी कहीं इंटरव्यू या बातचीत होती है तो मैं यही कहता हूँ, और ख़ासतौर से नई जनरेशन के लिए आप हैं या आपके माध्यम से जो नई जनरेशन तक की बात जा रही है और स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अगर गज़ल आपको गज़ल में काम करना है, गज़ल इवन आप लिखे भी नहीं, अगर आप समझना भी चाहें, एंजॉय भी करना चाहें, पढ़ना भी चाहें, तो मैं ये बार बार ये कहता हूँ कि गज़ल जो है अन्य काव्य विधाओं से अलग है ना। जी जी। ये बिल्कुल एक शास्त्रीय संगीत की तरह से है जी। ये उतने सूत्रबद्ध है। ये शास्त्रीय संगीत में जैसे कि लय भी होती है, ताल भी होती है, सुर भी होता है, तो गज़ल भी एक क्लासिकल विधा है जिसमें कि आपको उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप सुर से छूट नहीं ले सकते, आप ताल से छूट नहीं ले सकते, है ना। अगर आपको गाना है तो गाने में ये सब चीज़ें आपको बिना ऑडिशन के आप सिंगर नहीं बन सकते, नहीं बिना ऑडिशन के आप राइटर बन जाते हैं जी जी, है ना जी जी। तो ये है, तो ये इसमें भी आपको जो आपने कहा ना क्या ये क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या नहीं है, इसमें सब ज़रूरी है। ओके, इसमें रदीफ काफिया नहीं, मीटर छंद जो है आपने किस पंक्ति को किस मीटर में बांधा है तो उस मीटर का आपको पूरा निर्वाह करना पड़ेगा। उसी मीटर में बाकी मिसरे भी आएंगे, उसमें छूट नहीं ले सकते आप कि पहला मिसरा मैंने बड़ा कर दिया, छोटा मिसरा छोटा कर दिया, दूसरा मिसरा नहीं। तो अगर जो भी आपने मिसरा लिया है तो इसीलिए जो आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ लोगों से कि उर्दू शायरी में एक बहुत पुरानी परंपरा है तरही शायरी की, और तरही मुशायरे भी होते थे। तरही क्या होता है? वो यही होता है कि एक पंक्ति दी जाती है, मिसरा है ना, वो मीर का हो सकता है, गालिब का हो सकता है, दा का, किसी भी शायर का हो सकता है, पुराने का हो सकता है, नए का हो सकता है। यानी एक पंक्ति आपको दी गई तो अब इस पंक्ति पर आप अपने ढंग से अपनी गज़ल
कह के लाइए, यानी वो मीटर उन्होंने बता दिया आपको, ये मीटर है, ये रदीफ है, ये काफिया है। इसको निर्वाह करते हुए आपको अपनी गजल कहनी, गालिब तो कह गए तो कह गए, मीर जो कह गए जो कह गए। अब ये मीटर आपको दिया गया है, ये पंक्ति आपको दी गई है, इस पंक्ति का इस्तेमाल करते हुए आप अपने ढंग से वही रदीफ वही काफिया को इस्तेमाल करते हुए आप गज़ल कहिए। तो ये फिर इतने सालों से लोगों को प्रैक्टिस, ये रियाज, मतलब तो उर्दू शायरी में उस्ताद और शागिर्द का भी एक वो है, जैसे संगीत में होता है। जी जी। तो ये उर्दू शायरी ने उसको निभाया, मतलब अब तक कि वो बाकायदा एक उस्ताद होता है जिसके पास आप सीखने जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस का तरीका ये भी है, उस तरह ही जो है ना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये एक शास्त्रीय विधा है और इसका शास्त्र है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, पालन ज़रूरी है। जी 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 सर। सवाल है कि जैसे आज की दुनिया बहुत फास्ट ट्रैक हो गई है, पता नहीं कब लोग आते हैं, स्टार बनते हैं और देखते देखते गुमनाम हो जाते हैं। आप पिछले 37 वर्षों से मंचों पे हैं और गज़ल कह रहे हैं, शेर कह रहे हैं, और आज भी लगातार आप शिरकत कर रहे हैं मुशायरों में। तो आप उस दौर में भी रहे हैं जब इंटरनेट नहीं था, और आप इस दौर में भी हैं जब इंटरनेट है। तो इन दोनों दौर में आप किस तरीके का अंतर देखते हैं, और ये क्रांति इंटरनेट की कितनी ज़रूरी है या कितना नुकसानदेह है आपके हिसाब से? नहीं, हर चीज़ की जो है प्लस माइनस या अच्छा और बुरा दोनों पहलू उसके होते हैं। अब जैसे जिस भी साइंटिस्ट ने ये न्यूक्लियर का सब खोज वगैरह की थी, तो उसने ये बम वगैरह बनेंगे इसका अंदाज़ा नहीं था उसको। बिल्कुल। उसने तो साइंस को एक अच्छे लिए वो खोज, साइंस हमेशा विनाश के लिए नहीं खोज करती है, नहीं सर, वो सृजन के लिए करती है। आपकी ज़िंदगी को आज हम अगर यहाँ बैठे हैं और ये फोटोग्राफ, ये कैमरा हमारी इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा है, या इंटरनेट की हम बात करें, तो ये साइंस की तरक्की है, साइंस के सारे कारनामे हैं कि हम, और ये आज मतलब मैं थोड़ी देर के लिए जयपुर जा सकता हूँ, उसके बाद दिल्ली जा सकता हूँ, हाँ, उसके बाद फिर कहीं और निकल सकता हूँ। इतने ही कुछ ही घंटों में ये सफ़र भी हो सकता है। जी जी। तो ये साइंस की तरक्की। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि साइंस ने इतनी अच्छी बातें उससे हुई, तो इसी साइंस की ईजाद है, खोज है ये इंटरनेट जी। तो इसके प्लस पॉइंट तो ये है, बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा है। प्लस पॉइंट तो ये है कि पहले लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल सर। अब मैं जिस ज़माने की बात करूँ, जिस ज़माने में हमने शुरू किया था, तो सिर्फ पत्रिकाएँ थी। बिल्कुल। और कभी कभार होने वाले कवि सम्मेलन, मुशायरे, यही थे जिन तक आप, तो पत्रिकाएँ कितने लोगों तक जाती थी, कितने घरों तक जाती थी, है ना। तो एक शायद ये कवि जो है छपता था, तो वो ज़माना अलग था। जब हम जवान हो रहे थे, धर्मी वगैरह था, तो वो घर घर वो पहुँचती थी, और उर्दू के भी सारे रिसाले थे। लेकिन फिर भी एक सीमा होती थी। जी जी। फिर भी एक सीमा होती कि उसको हर पत्रिका घर में आए तो उसकी रुचि है नहीं है, पढ़े नहीं पढ़े, वो सारा कुछ है। और या कवि सम्मेलन, मुशायरे में आप अपने पसंदीदा शायर को सुन लें, या सब कुछ। अब यह है कि एक क्लिक पर जिस शायर को मैं चाहूँ, मैं मेरे सामने आ सकता है, गालिब आ सकता है, मीर आ सकता है। अब रेखता का कोई भी आप सिर्फ गालिब टाइप कर दीजिए, पूरी शायरी उनके सामने आ जाएगी। आप मीर टाइप कर दीजिए, आप दुष्यंत कुमार टाइप कर दीजिए। तो ये सारे, मतलब अब ये सुविधा अपनी है कि आप जिस भी शायर को चाहें, जब चाहें। और फिर अब ये सुविधा और हो गई है कि अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ है, कोई मुश्किल शब्द है, तो उसका अर्थ भी समझाने वो केवल ये मुश्किल शब्द है, तो ये क्या है, मान लीजिए शराब, अब इसका क्या अर्थ है, तो वो आपको बता देगा, है ना। तो इंटरनेट आपकी इतनी मदद कर रहा है। जी जी। और फिर मैं अपनी तरह के लोगों की बात करूं, तो जैसे इंटरनेट ने मेरी किस तरह से मदद किया, मेरी जैसे लोगों की किस तरह की, कि मैं अगर आज दुनिया भर में जा पा रहा हूं, अमेरिका में भी जा पा रहा हूं, पाकिस्तान में मेरे पढ़ने वाले हैं, लंदन में मेरे पढ़ने वाले हैं, है ना, मैं दुबई और अबू धाबी में अगर जा रहा हूं, ये सब देश विदेश में अगर जा पा रहा हूं, तो वो किस वजह से? फेसबुक की वजह से। बिल्कुल सर। वो फेसबुक की वजह से, मतलब फेसबुक पर मेरी चीज़ें, और फेसबुक और यूट्यूब, ये सब साइंस के कारनामे है ना। तो यूट्यूब पे लोग मेरी शायरी सुन लेते हैं, तो वो कहते हैं अरे ये इनको बुलाना चाहिए। अच्छा, अब ये हो गया कि मैं
यही नहीं कि मैं जिनको मतलब मुझे लोग सुन पा रहे हैं मेरे को और मुझे देख पा रहे हैं, मैं भी जिनको चाहता हूँ। जी, जी। अब पाकिस्तानी के लोग यहाँ नहीं आ सकते, हम उनके यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन मैं पाकिस्तान के किसी पसंदीदा शायर को पढ़ना चाहूँ, देखना चाहूँ, सुनना चाहूँ, तो मैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे जी। वो सब देख सकता हूँ। तो ये इतना इंटरेक्शन कहना चाहिए, इतना आसान, इतना सहज, इतना उसकी कोई सीमा नहीं है। तो मैं अगर अब शायरी को इसका इतना वो मिल रहा है, विस्तार मिल रहा है ना, तो इसके पीछे ये है इंटरनेट और ये मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लीजिए। नुकसान ये है कि पहले हम जब गज़ल कहते थे, हम जब पत्रिकाओं में छपने का वो होता था कि यार मेरी चीज़ यहाँ छपनी है, मेरी तो हम भेजते थे, एक व्यक्ति होता था जिसका नाम होता था संपादक जी, है ना। तो वो अब मैंने गज़ल भेजी, अब वो गज़ल है भी या नहीं है ना। तो ये वहाँ एक संपादक नाम की चीज़ होती थी, जो कहानी है या नहीं है, वो कविता है या नहीं है, गीत है या नहीं है, गज़ल है या नहीं है, तो उसको उसकी परख करने वाला, उसको ठोक बजाने वाला एक आदमी होता था, जो उसके पास 100 चीज़ें आई हैं, उसमें से उसको छांटनी थी। तो जो नहीं है, जो गज़ल है ही नहीं, तो उसको वहीं छट गई। जो अच्छी नहीं है वो छट गई, जो कम अच्छी है वो थोड़ी छट गई, और तो जो अच्छी हुई उसमें से निकाल के उसने अपनी पत्रिका के किसी अंग में छापा। अब ये हो गया है कि अच्छी हो नहीं हो, गज़ल हो नहीं हो, लेकिन आपके पास एक माध्यम है, इंटरनेट जी, है ना। आपने सोचा कि ये मैंने लिखी है तो अच्छी गज़ल है, तो बस उसको आपने लगा दिया, और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो उसमें वाह भी कर रहा है, लाइक भी कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो इसमें यह है कि कच्ची पक्की चीज़ें जो है ना, उनको भी बिना बात का प्रमोशन मिल रहा है, और बिना बात के लोग शायर बने घूम रहे हैं, जो कि है ही नहीं, मतलब बिल्कुल है ना। तो उनको अभी मेहनत करनी है, उनको इसका जो शास्त्र समझना है। तो जो अच्छे हैं उनको अच्छा माहौल मिल रहा है, वो अच्छे लोगों तक पहुंच रहे हैं, बहुत लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। और माइनस पॉइंट ये है कि जो नहीं है, जिन्होंने शास्त्र सीखा नहीं है, जो अभी जान नहीं पा रहे कि मिसरा कैसे कहा जाता है, वो लोग भी लेकिन यह है कि वक्त जो है, वो समय जो है, वो अपने हिसाब से उसकी चलनी बहुत बारीक होती है, वो छान लेता है, और जो टिकना है वो टिकेगा, जो जाएगा वो जाएगा, वो चला जाएगा। जी, गुमनाम के कारण यही है लोग। जी, ठीक है सर। आपकी एक गज़ल थी, ये जो ज़िंदगी की किताब है, जिसे जगजीत सिंह जी ने भी अपनी आवाज़ दी, और हाल ही में उसी नाम से आपकी किताब का लोकार्पण हुआ। तो अपनी किताब के विषय में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। ये बताना चाहूँगा कि ये किताब जो है, ये रेखता जो मैं बताता, इंटरनेट की जो क्रांति का, जो उर्दू शायरी का जो सबसे बड़ा लाभ, या उर्दू शायरी को लाभ पहुँचा रही है, वो है रेखता फाउंडेशन। इसका हर साल एक वो जश्न भी मनाते हैं वो लोग, 4-5 दिन का। तो उसमें और ज़्यादातर आपकी उम्र के यूथ लोग वहाँ पे, मतलब उर्दू शायरी, जो उर्दू स्क्रिप्ट नहीं जानते, नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो शायरी के दीवाने हैं, उनको शायरी पसंद है, उनको गालिब, मीर और जॉन एलिया और अहमद फराज, इन सब के, मतलब जिनसे कभी मिले नहीं, जिनको कभी सुना नहीं, तो उनको उनके भी बारे में उनकी रुचि है। तो ये सब उनके बारे में, और हर साल एक मुशायरा, किताबें छापना। तो किताबें छापने के सिलसिले में, तो जो मैं बताता ना, एक शब्द का अर्थ क्या है, तो वो रेखता बता देता है। जी, कौन सा शायर चाहिए आपको, वो भी रेखता उस पर है। तो रेखता का ये काम, तो रेखता से ही इस बार ये मेरी नई किताब आई है। इससे पहले वाणी प्रकाशन से आई हैं 3 किताबें। ये किताब, ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये रेखता फाउंडेशन, जो रेखता पब्लिकेशन उन्होंने छापी है, ये अभी 1 महीने पहले ही आई है। तो इस किताब में कुछ मेरी पसंदीदा गज़लें, या लोगों की पसंदीदा गज़लें, लोकप्रिय कह सकते हैं आप जिन्हें, तो वो गज़लें भी हैं, और 75% नया कलाम है, नई गज़लें हैं। तो इस तरह से मिला, उन्होंने कहा कि आपकी कुछ पॉपुलर चीज़ें दीजिए और कुछ नई चीज़ें दीजिए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन है, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं। और इसी का भी हमने भवंस में प्रोग्राम किया। जी। हाँ सर, आज के समय में जैसे युवा पीढ़ी हम लोग हैं, मैं हूँ, कुछ लिखते रहता हूँ, या जो साहित्य की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेखन में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो जब वो शुरुआत करते हैं तो समाज का एक विशाल तबका आगे आके ये कहता है कि आप कलम से रोटी नहीं कमा सकते, और जब हम देखते हैं तो कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो कलम से रोटी कमा रहे हैं। तो आपका इस पे क्या विचार है? ये कलम से रोटी जो है, वो छप के तो नहीं कमाई जा सकती, वो हिंदी में तो और उर्दू में नहीं हो सकता वो। जी।
हालांकि मुशायरे जो हो रहे हैं उसमें कई लोग हैं जो सिर्फ मुशायरे की व्यस्तता कर, वो भी सब इंटरनेट और दुनिया भर का, अब मुशायरे भी ज़्यादा होने लगे। जी जी। हर शहर में उर्दू शायरी का अब ये आलम है, रेखता की वजह से कह लीजिए, ये माहौल ऐसा बना यंग जनरेशन में। और अब दुबई में मतलब जब हमने जाना शुरू किया था दुबई में, साल में 2 बड़े मुशायरे होते थे, सिर्फ 2 जी। 2 बड़े मुशायरे होते थे जो जिसमें हम टर्म से जाते आते रहते थे। अब अकेले दुबई में 6 साल में 6-7 मुशायरे सालाना हो रहे हैं। 6-7 मुशायरे एक शहर में जी। सालाना हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल है। तो इसी तरह दिल्ली में 6-7 सालाना मुशायरे, 6 से ज़्यादा ही होंगे। दिल्ली में तो बहुत होंगे, मतलब हर महीने में एक ना एक बड़ा मुशायरा होता है वहाँ पे। तो इसी तरह से दिल्ली, जयपुर, मतलब बड़े बड़े शहरों में अब मुशायरों की भरमार है। तो जो मुशायरों के शायर हैं, बड़े शायर हैं, पॉपुलर शायर कह लीजिए, तो उनकी रोजी रोटी से चल जाती है। और जो यंग जनरेशन है उनके छोटे छोटे शहरों में भी ग्रुप बन गए, एक दूसरे को सुनते सुनाते हैं, बैठते हैं, और फिर किसी सीनियर पोइट को बुला लिया, कभी बड़ा मुशायरा कर ले 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार। तो मुशायरे से कुछ लोग हैं जिनकी रोटी रोजी चल रही है, लेकिन सिर्फ कलम से वो नहीं चलती, ज़िंदगी नहीं चलती। वो आपको लोकप्रिय माध्यम जो है, फिल्म हो, है ना, इनके लिए लिखना करना हो, तो वहाँ से अलग मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले गोपाल दास नीरज जी का जिक्र किया, और एक वो दौर था जब गोपाल दास नीरज, शैलेंद्र जी, साहिर जी फिल्मों के कमाल के गीत लिखे। तो उस दौर में तो बहुत बढ़िया रहा, आज भी हम उस दौर के गीत सुन रहे हैं, और आप थे भी 37 सालों से जुड़े हुए हैं गज़ल से। तो उस दौर में और आज के दौर में सिनेमा में जो गीतों का प्रयोग हो रहा है, कितनी भिन्नताएं आपको नजर आती हैं? बहुत भिन्नता, मतलब हमने देखते देखते कभी कल्पना नहीं की थी कि ये दौर भी हमें देखने को और सुनने को मिलेगा। अब गानों में वो ठहराव, वो टिकाव है ही नहीं, मतलब कोई गाना कब आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं लगता। मतलब अभी आज भी बैठेंगे तो मैं कम से कम आपको 50 गानों की धुनों के साथ गुनगुना सकता हूँ, है ना। ये नौशाद साहब का म्यूज़िक है, ये लक्ष्मण प्यारलाल का, ये शंकर जयकिशन का, ये है ना, ये एस डी बर्मन का है, और ये साहिर साहब का गीत है, ये शैलेंद्र का गीत है, ये मजरू साहब का है, ये नीरज जी का है। तो ये सब है। आज के दौर में न गीतकार के बोल टिक रहे हैं, और आज के दौर के जो गीतकार हैं वो उतने तैयार नहीं है, मतलब। और आज के अंदर संगीतकार उतने तैयार हैं कि जो ऐसी धुनें बना सकें। और सिंगर फिर भी ठीक है, मतलब सिंगर में क्योंकि सिंगर में ये है कि वो आपको ट्रेंड होना ही पड़ता है, आपके आवाज़ को, गले को मीठा होना ही पड़ेगा, तब जाके आप गायक बनेंगे। तो लेकिन उनको वो मौके नहीं मिल रहे हैं। तो लता जी वाली बात तो नहीं आएगी, न रफ़ी वाली बात आएगी, रफ़ी साहब वाली बात, न किशोर वाली। लेकिन फिर भी आज के दौर के हिसाब से अगर तीनों उसमें डिपार्टमेंट्स या कंपार्टमेंट्स में देखें तो बोल, संगीत और गायकी, तो गायकी गायक फिर भी हैं जिन्हें आप गायक कह सकते हैं। लेकिन संगीतकार और लेखक या गीतकार, वो ऐसे लोग भी हैं जिनको इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है। आपने अपने गज़ल के एक मतले में कहा कि ये कब चाहा कि मशहूर हो जाऊं मैं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं मैं। तो आज देश में, विदेशों में आप हर जगह मशहूर तो बहुत हो गए, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि राजेश रेड्डी जी खुद को कितना मंजूर हुए हैं? राजेश रेड्डी किसका आत्मसंतोष जी ये है, और इसलिए मैंने कहा था इस शेयर को मैं थोड़ा खोल दूं बेटा आप लोगों के लिए और यंग जनरेशन के लिए कि किसी भी तरह से मशहूर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जी। आप उल्टा सीधा कुछ भी करेंगे, आपकी न्यूज़ छप जाएगी आपके बारे में, आपके चैनल्स आपको कवर करना, गलत भी काम करेंगे तो आपकी चर्चा हो जाएगी जी, है ना। जी। और मैं अभी नाम नहीं लूँगा या ले सकता हूँ, देखिए कुछ ऐसे लोग थे जो पता नहीं क्यों पॉपुलर हो गए थे, या जिनके बारे में आप आए दिन उनकी शक्ल उनकी देखते थे, उनके बारे में। एक राखी सावंत और एक वो क्या है वो महाजन, राहुल महाजन। अब ये कोई एक्टर नहीं थे, कोई डांसर नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये इनकी मुझे बताइए क्या विशेषता थी इनकी, सही कि किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनकी चर्चाएं खूब होती थी एक ज़माने में, सही है ना। तो ये मशहूर तो हो गए। जी जी जी। लेकिन क्या किसी को मंजूर भी थे ये? सही नहीं, किसी को मंजूर भी थे कि ये अच्छा अभिनेता है, ये अच्छी डांसर है, ये मंजूर भी थे क्या किसी को? मशहूर तो थे, क्योंकि आपके मूवी में इनका नाम था, आपके मूवी में इनका नाम था। अरे वो देखा राखी सावंत ने क्या कहा, देखा राखी सावंत ने क्या किया, तो ये सब होता था। बिल्कुल। तो राखी सावंत होना और राहुल महाजन होना बहुत आसान है जी जी, लेकिन नीरज होना, शैलेंद्र होना जी, है ना जी, इसके लिए
कुछ करना पड़ता है बिल्कुल सर। और कुछ करते रहना पड़ता है, कुछ सिर्फ एक बार नहीं करना है, करते रहना पड़ता जी। है। तो मैंने जो कोशिश किया, मेरी दुआ ये नहीं थी कि मैं मशहूर हो जाऊं। जी जी अगर आप अच्छा करेंगे तो शायद देर सवेर आपको पहचानने लगेंगे लोग, प्यार करने लगे लोग। मेरा वो सौभाग्य है कि मुझे लोग पहचानने लगे, प्यार करने लगे, और आज आप मेरे साथ बैठे हैं तो शायद यही इसी प्यार की वजह से है ना। तो लेकिन मैंने किसी भी शर्त पर किसी भी तरह से मशहूर होना मंजूर नहीं किया। जी जी ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, है ना। हालांकि कौन नहीं चाहता कि लोग मुझे चाहें, मेरा नाम। अब आजकल तो सेल्फी का ज़माना है कि आप अपनी हर जगह अपनी सेल्फी लेकर के पोस्ट फेसबुक पे लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं। तो यार हर एक की इच्छा होती है कि लोग मुझे को देखें और मेरी तारीफ करें। तो वो एक अंदरूनी इच्छा अलग बात है। लेकिन मैं राजेश रेड्डी की तरह नहीं, मेरी कविता चाहिए, मुझे मेरी शायरी के किससे जाना जाए, बिल्कुल है ना, मेरी शक्ल से नहीं जाना, शायरी से जाना। तो उसके लिए क्या है कि मैंने कहा कि मैं ये कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं। मशहूर होना उसके लिए तो बहुत आसान भी था और बहुत तरीके हैं लोगों, और जाने कितने लोग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जाने कैसे कितने लोग किस तरह से मशहूर हैं। जी जी जी। लेकिन बस अपने आप को मंजूर हो जाऊँ, आपके मतलब मैं ये मेरे सामने 3 लोग हैं या मेरे लिए से 30,000 लोग हैं या मेरे सामने 3 लाख लोग हैं, उनके सामने अगर उनको मैं पसंद आने लगूँ, ये नहीं, मुझे मंजूर होना है कि हाँ मैंने कुछ ठीक किया है ना। पता एक तो ये कि मशहूर हो गया, आपने भी जानी मेरी तारीफ की, लेकिन एक आदमी का अंदर होता है जो सबसे बड़ा गवाह होता है कि आप ठीक हैं नहीं हैं, आप गलत हैं अच्छे हैं, आपने ठीक किया नहीं किया, आपको जितनी तारीफ मिल रही क्या उसके हकदार हैं या नहीं है ना। तो लोग तालियां बजा के निकल जाते हैं, लेकिन आपने मालूम होता है कि यार ये शेर में कुछ कमी रह गई, यार ये गज़ल वैसी नहीं बन पाई, है ना। तो मैं अपने आप को मंजूर हो जाऊं, यार आत्मसंतोष मुझे मिलता रहे मेरे काम से। तो ये इस पूरे उसमें ये था। जी जी सर, शुक्रिया सर, आपने हमें साक्षात्कार की अनुमति। लेकिन ये इंटरव्यू और ख़ासतौर से हिंदी विभाग का इंटरव्यू है जी, गज़ल के क्षेत्र का इंटरव्यू है, तो ये इंटरव्यू दुष्यंत कुमार के जिक्र के बगैर पूरा नहीं होता। बिल्कुल सर। और आपको उनका नाम पहले लेना चाहिए था। जी 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 सर। तो दुष्यंत जो है, अगर मैं गज़ल में आया हूँ गीत से, जी जी, तो इसमें दुष्यंत कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। जी, दुष्यंत कुमार से मैं कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला, लेकिन हमने जब शुरुआत की थी तो उन दिनों दुष्यंत कुमार की गज़लों की धूम थी, मतलब इमरजेंसी लगी थी। जी जी। और उनकी गज़लें सारिका में पूरे अंक में 36 या 32 गज़लें उन्होंने, कमलेश्वर जी ने छापी थी, वो संपादक थे जी। तो ये होता है संपादक का काम, और ये होता है शायरी की ताकत जी। और इमरजेंसी में मतलब एक अंदर लोगों के आक्रोश था जी जी, उस आक्रोश को आवाज़ दी दुष्यंत कुमार ने। अब ये देखिए, यह आक्रोश की आवाज़ गीत में नहीं उस ढंग से उभर पाई थी जो 2 पंक्तियों में दुष्यंत कह गए। तो एक आदमी जो उस तलाश में थे, जो बन रहा था, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक आदमी जो अपने विधा में गीत में रच बसर रहा था और गीत में उसको लोग एक्सेप्ट करने लगे थे, लेकिन अचानक ये दुष्यंत का इस तरह से तो मैंने कहा ना, गज़ल का जादू जब मुझ में छाया, तो गज़ल का जादू पहले दुष्यंत के ज़रिए छाया, फिर मुशायरों के ज़रिए छाया जी जी। और फिर बाकायदा फिर जब बड़े बड़े उस्तादों को पढ़ा, बाकायदा मैंने उर्दू सीखी। जो मैंने कहा कि गज़ल कहनी है तो सिर्फ हिंदी से काम नहीं चलेगा जी जी, आपको बाकायदा उर्दू सीखनी होगी, उर्दू स्क्रिप्ट। तो जो गज़ल है वो उर्दू अब ये उर्दू और हिंदुस्तानी चीज़ों भी कह रहे हैं, तो गज़ल की सारी शर्तें पूरी करती हुई गज़ल कहना है जी जी। ये मैं हिंदी की गज़ल कह रहा हूँ इसलिए मैं छूट ले रहा हूँ, वो मैंने नहीं ली, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं चलेगी, है ना। तो इसलिए गज़ल की सारी शर्तों को पूरा करते हुए अगर आपको करना है, तो जैसे शास्त्रीय संगीत में सारे काम होते हैं, आपको रियाज करना है, आपको सीखना है ना, बड़े बड़े उस्तादों को सुनना है। तो बड़े बड़े उस्तादों को सुनना पढ़ने के लिए आपको गालिब, मीर और इन सबको पढ़ने के लिए, और जो भी हो गए, तो उनको बाकायदा फिर उर्दू स्क्रिप्ट भी सीखी, उस्ताद को घर में रखे। और तो अब यह है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं हिंदी उर्दू दोनों जगह बुलाया जाता हूँ, पढ़ा जाता हूँ, सुना जाता हूँ जी जी। और मेरी गज़ल, मैं आपको एक और क्लियर कर दूँ कि मैं ऐसा नहीं करता कि मैं उर्दू की मुशायरे के लिए कुछ और गज़ल कहूँगा और कवि सम्मेलन की कुछ और गज़ल कहूँगा।
ये जो गज़ल आपने सुनाई है, जिनके शेर सुनाए, ये दोनों जगह पढ़ी जाते हैं, दोनों जगह सुनी जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरी गज़ल वही है, सिर्फ स्क्रिप्ट कभी कभी बदल जाती है। हिंदी में अगर छपती है तो हिंदी देवनागरी में छप जाती है, उर्दू में छपती है तो उर्दू में उर्दू स्क्रिप्ट में छपती है। मुशायरे में तो आप जो पढ़ रहे हैं वही सुना रहे हैं, वही मैं हिंदी बच्चों में भी सुनाता हूँ। तो ये बस एक ही गज़ल की शर्तें पूरी करते हुए जो नए लोग लिखने वाले आ रहे हैं, उनको ये कहूँगा कि गज़ल की शर्तें पूरी करें जी, उसको दिल से चाहें, उसको दिल से समझें और फिर आगे बढ़े। बहुत ही पूरा क्षेत्र खुला हुआ है जी जी सबके लिए। जैसे आपने दुष्यंत कुमार जी का जिक्र किया, तो हमारे सिलेबस में हिंदी विभाग में साये में धूप उनकी किताब है इस समय, और वो हमारी मीनू मदान जी मैडम पढ़ा रही हैं जी जी। और दुष्यंत कुमार जी कि जितने भी गज़लें हैं ज़्यादातर हिंदी में ऐसा कहा जाता है कि बदलाव का एक दौर रहा है उनके आने से। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी विभाग के हैं जी जी, तो दुष्यंत का नाम गज़ल में पहले सबसे ऊपर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे से ध्यान रखा जाएगा। और आपने आज के साक्षात्कार की अनुमति दी सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत। तो आज के साक्षात्कार में हमारी मुलाकात हुई हिंदुस्तान के मशहूर गज़लकार श्री राजेश रेड्डी जी से, और उनसे बातचीत हुई। हमने जितने भी सवाल पूछे उनके जवाब उन्होंने बड़े स्थायी रूप से दिए, और सब कुछ हमारे काम का था। तो उनके ही एक शेर से इस साक्षात्कार का अंत करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। तो आप भी जागते रहिए और ज़िंदा भी रहिए। शुक्रिया, नमस्कार।